गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम आज केमिस्ट्री के लैब के ऊपर यानी कि रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के ऊपर एक लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि लैब में एंट्री करने से पहले हमको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और हम कैसे अच्छे से बहुत बेस्ट फॉर्म में अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर लैब के प्रैक्टिकल के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो देखिए हमने आज लैब के ऊपर ये टॉपिक लिया है कि हम लैब में जाने से पहले हमको क्या क्या बेसिक और आवश्यक जानकारी पता होना चाहिए। हमारा देखिए आज का टॉपिक है ए बेसिक एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट केमिस्ट्री लैबोरेटरी, मतलब रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला के बारे में बुनियादी और आवश्यक सूचनाएं, इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी मेजर्स, उसकी प्रस्तावना और उसकी सेफ्टी मेजर्स, मतलब कैसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये हमारा आज का टाइटल है। इसमें हम जानेंगे कि लैब में जो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, या अगर कोई कट जाता है या कोई जल जाता है तो हम क्या क्या फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं, हमको कौन कौन सी सावधानियां लैब के दौरान रखनी है जिससे हमारे साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इंट्रोडक्शन में हम लेकर आए हैं केयरफुली रीड थ्रू द एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है आपके टीचर्स के द्वारा, आपके प्रोफेसर के द्वारा, पहले उसको आपको अच्छे से रीड करना है। लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स एंड स्पेशल टेक्निक रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो भी प्रैक्टिकल में यूज होते हैं, कोई भी टेक्निक्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, जो भी संयंत्र वगैरह हैं, सामग्री हैं या विशेष प्रकार की तकनीकें हैं, जो भी हमको चाहिए उसको देख लेना चाहिए पहले। कंप्लीट योर प्री लैब असाइनमेंट। अगर आपके प्रोफेसर ने या आपके टीचर ने कोई लैब असाइनमेंट दिया है तो उसको आपको जरूर कंप्लीट करना चाहिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा केमिकल ज़्यादा हार्मफुल है और कौन सा केमिकल कम हार्मफुल है। जो हम ये पूरा लेक्चर लेकर आए हैं ये भी एक क्या है, असाइनमेंट ही है। अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया जाए लैब के ऊपर तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए आपको बिना स्किप करे हुए इस पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको असाइनमेंट बनाने में काफी हेल्प करेगा। देखिए अब आते हैं स्टूडेंट सेफ्टी एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, मतलब छात्र की सुरक्षा और आपातकालीन जानकारी, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड सेफ अटायर, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सुरक्षित पोशाक। पीपी के बारे में आपने जब कोरोना चल रहा था बहुत सुना होगा कि पीपी क्या है। ये क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो आपको सुरक्षित रखती है। उस समय इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम थी, लेकिन जब इसकी डिमांड बढ़ी तो आजकल बहुत सारे प्लांट खुल गए हैं जो पीपी आपको अवेलेबल कराते हैं। तो हमको केमिस्ट्री के लिए भी एक पीपी किट होती है जिसको पहनकर या जिसको अपने पास रखकर ही आपको केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं। बियर केमिकल सेफ्टी गोगल्स, इसके अंदर क्या देखिए, आपको सुरक्षित चश्मा पहनना है एंड ए नी लेंथ 41 से 42 इंच लेबोरेटरी वाइट कोट एट ऑल टाइम्स वाइल इन द लेबोरेटरी व्हेन एनीवन इज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। जब कोई भी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करता है तो उसके पास सेफ्टी गोगल्स होने चाहिए, और लगभग 43 से 42 इंच का जो घुटने से नीचे तक जाए वो लैब कोट होना चाहिए, ताकि अगर केमिकल्स अगर आपके ऊपर गिरता है तो डायरेक्ट आपकी स्किन को इफेक्ट ना करे। बियर नाइट्राइल ग्लव्स, आपको नाइट्राइल ग्लव्स पहनने हैं। when directed to do so by your instructor and lab man। अगर आपके लैब टेक्निक्स के द्वारा कहा जाता है या फिर आपकी किताब में, लैब बुक में अगर ये डायरेक्शन है कि आपको ग्लव्स पहनने हैं तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। कन्फाइन लॉन्ग हेयर when in the laboratory to not catch on fire or come into contact with chemicals। आपको बालों को ऐसे व्यवस्थित करना है कि वो आपके जो हेयर हैं वो किसी केमिकल्स के या फिर आग के पास ना पहुंचे। ज़्यादातर देखा होगा आपने कि जो गर्ल्स होती हैं उनके लैब में जब आती हैं तो बालों को खोलकर आ जाती है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपके बाल
लैब में जो बर्नर वगैरह है या जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उसके कांटेक्ट तक ना पहुंचे, नहीं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बाद में सजा बन सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको ये विशेष जानकारियां रखनी है और हमेशा इसको फॉलो भी करना है। नेक्स्ट देखिए बिहेवियर रूल्स फॉर सेफ्टी, मतलब सुरक्षा के लिए व्यवहार नियम, यानी कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, डू नॉट एंटर द लेबोरेटरी अंटिल योर लैब इंस्ट्रक्टर इज प्रेजेंट। जब तक आपका लैब रिसर्चिंग ना आ जाए, आपके टीचर्स ना आ जाए या आपके प्रोफेसर वगैरह ना आ जाए, तब तक आपको लैब में एंट्री नहीं करनी है। डू नॉट ईट ड्रिंक च्युइंगम और स्मोक इन द लेबोरेटरी एट एनी टाइम। आपको जब प्रयोगशाला के अंदर आप प्रैक्टिस करने गए हैं या प्रयोगशाला के अंदर आप जब प्रेजेंट हो जाते हैं तो आपको ना तो कुछ खाना है ना ही पीना है। बहुत से बच्चे च्युइंगम वगैरह खाते हैं, इसको आपको अवॉइड करना है। कोई स्मोकिंग वगैरह क्या पूरा तरह से प्रोहिबिटेड होती है। और अगर आपके पास कोई खाना वगैरह है या कोई ड्रिंकिंग बोतल्स वगैरह हैं तो उसको आपको अपने पर्स या बैग के अंदर ही अच्छी तरह सील करके रखना है। कंसीडर ऑल केमिकल्स टू बी हैजर्डस अनलेस इंस्ट्रक्टेड अदरवाइज। जब तक आपसे ना कहा जाए किसी केमिकल्स के बारे में तब तक आपको उसको खतरनाक ही मानना है और आपको माइंड मेकअप ऐसा करना है कि केमिकल्स क्या होते हैं, खतरनाक ही होते हैं, इसलिए उनसे जितना दूरी हो उतना दूरी बना कर रखनी चाहिए। और जब तक आपके टीचर्स या लैब रिस्ट्रिक्शन ना बता दें तब तक आपको कोई केमिकल्स को टच भी नहीं करना है। डू नॉट टेस्ट एनीथिंग इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कोई भी केमिकल्स को आपको टेस्ट करके नहीं देखना है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि एसिड कैसा होता है, खट्टा होता है, और बेस क्या, कड़वा है। तो आप कभी ये मत सोचना जाना कि एसिड को हम टेस्ट करके देख लें कि एसिड का स्वाद खट्टा है तो ये कैसा लगता है, इसको आपको से दूरी रहना है। स्मेल केमिकल्स केयरफुली एंड ओनली व्हेन इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। जब आपसे कहा जाए तभी केमिकल्स की स्मेल को सूंघ कर देखना है, नहीं तो आपको केमिकल्स की स्मेल से दूरी रहना है। वॉट ऑर्डर्स टुवर्ड्स योर नोज रादर देन स्नफिंग डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली सूंघने की बजाय उसकी फ्यूम्स को इस टाइप से करके देख सकते हैं आप कि केमिकल्स क्या है, लेकिन तभी देखना है जब क्या हो, कोई टीचर्स या लैब शिक्षक मौजूद हो, अदरवाइज आपको ऐसा करने से बचना है। आगे स्टार्ट करते देखिए। डू नॉट यूज फ्लेमेबल लिक्विड्स नियर ओपन फ्लेम्स। जहां पर बर्नर जल रहा होता है, लैब में आपने देखा होगा वर्किंग टेबल है, तो वहां पर जो फ्लेमेबल है या कंबस्टिबल्स जो केमिकल्स होते हैं उनको नहीं लाना है। और ज़्यादातर जो और भी कंपाउंड्स हैं या जो और लिक्विड्स हैं वो सब क्या है, फ्लेमेबल है, मतलब ज्वलनशील होते हैं, इसलिए उसको उससे दूरी रखना है। एग्जाम्पल ले रखा हमने डाइथाइल ईथर इज स्पेशली डेंजरस। जो ईथर होता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तुरंत आपको पकड़ लेता है, इसलिए आपको अवॉइड ही करना है कि जहाँ पर बर्नर है, जहाँ पर आप गर्म कर रहे हैं कोई भी केमिकल्स को टेस्ट ट्यूब वगैरह में, वहां पर ये केमिकल्स को ना ही लेकर जाए। डू नॉट फोर्स ग्लास ट्यूबिंग और थर्मोमीटर इनटू रबर स्टॉपर्स। आपको जबरदस्ती रबर को ग्लास ट्यूब में, थर्मोमीटर्स में नहीं डालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो थर्मोमीटर्स या ग्लास ट्यूब टूट सकती है और जो कांच का टुकड़ा टूटेगा वो आपके हाथ में लग सकता है और आप घायल हो सकते हैं, तो आपको इसको अवॉइड करना है। जनरली ये देखा भी गया है कि लैब में सबसे ज़्यादा जो इंजरी होती है वो कटने की रहती है। अगर आपको कुछ ऐसा करना भी पड़े या आपको इसकी जरूरत पड़ रही है कि आपको रबर थर्मोमीटर्स में डालनी है, तो जो वहाँ लैब में मौजूद है, लैब बॉय हो सकता है, लैब असिस्टेंट हो सकता है, टीचर्स या प्रोफेसर हो सकते हैं, तो आप उनसे कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही ऐसे करने का प्रयास करें। यूज कॉशंस व्हेन हैंडलिंग बुनसन बर्नर। जब आप बर्नर का यूज करते हैं, दिखा भी देता हूं आपको बर्नर कैसा होता है। देखिए जब आप बर्नर का यूज करते हैं, देखिए ये बर्नर है, ये लगा रहता है गैस पाइप से और ये इसको हम इस रोड से कंट्रोल करते हैं, मतलब कि इसकी फ्लेम कितना निकलेगी। तो जब भी आप बर्नर्स का यूज कर रहे हैं या हॉट प्लेट्स का यूज कर रहे हैं एंड ग्लास वेयर्स और अदर इक्विपमेंट दैट हैज बीन हीटेड, जिसको आप गर्म कर रहे हैं, बर्न्स आर द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी इंजरी। यानी कि आपको इनसे बचना है, आपको टच नहीं करना है, क्योंकि अक्सर देखा गया है
कि बच्चे लैब में जल ही जाते हैं, ध्यान रखते नहीं है, आप उसको हॉट प्लेट को पकड़ा, हाथ से जल गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप हीट का काम कर रहे हैं उसको डायरेक्ट अपने हाथों से टच नहीं करना है। Work with dangerous or volatile chemicals in a fume hood as directed by your instructor and lab manual। अगर आपको वोलेटाइल केमिकल वास्तविक केमिकल के साथ अगर काम करना है जो खतरनाक होते हैं तो आप इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में या फिर लैब बुक के अकॉर्डिंग इसको फ्यूम हुड में करने का प्रयास करेंगे। फ्यूम हुड मतलब धुआं हुड में, जिससे वोलेटाइल वाष्प लैब से बाहर एग्जिट हो जाए। डू नॉट परफॉर्म अनऑथोराइज्ड एक्सपेरिमेंट। आपको अनऑथोराइज्ड एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट नहीं दिया है उसको करने का प्रयास नहीं करना है। और लैब में देखा भी गया है कि बच्चों को काम क्या दिया जाता है और करने क्या दिए जाते हैं, तो आपको इन चीज से हमेशा अवॉइड करना है। इफ यू सी समवन एल्स डूइंग समथिंग यू थिंक मे बी डेंजरस, टेल हिम और हर टू स्टॉप। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स ऐसा करने का प्रयास भी करता है या आपको लग रहा है कि गलत एक्सपेरिमेंट कर रहा है या कर रही है, तो आप उसको तुरंत स्टॉप कर दें एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट टू योर लैब इंस्ट्रक्टर। और जो लैब में जो भी टीचर्स वगैरह हैं या लैब अटेंडेंट हैं उनको आप इसके बारे में जरूर बताएं कि ऐसा स्टूडेंट ये अनऑथराइज्ड एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश कर रहा है। इफ अनदर स्टूडेंट्स टेल्स यू टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज अनसेफ, स्टॉप है डायरेक्टेड। या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं और कोई दूसरा छात्र या छात्रा आपसे कहती है कि ऐसा नहीं करना है, तो आपको वो अपना एक्सपेरिमेंट रोक देना है। और आपको अगर कंसल्ट योर लैब इंस्ट्रक्टर इफ देयर इज ए प्रॉब्लम और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और आपको लगता है उसकी राय गलत और आप सही हैं, तो आपको कंसल्ट करना है अपने टीचर से या फिर लैब असिस्टेंट से। व्हेन हीटिंग सब्सटेंस इन ए टेस्ट ट्यूब नेवर पॉइंट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एट योरसेल्फ। अगर आप टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे हैं तो टेस्ट ट्यूब का मुंह मैं आपको दिखाता हूं, देखिए वो आपकी तरफ नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है और ये टेस्ट ट्यूब है। अगर आपको गर्म करना है तो वरना दिखाता हूं, देखिए अगर आप ये बर्तन में ऐसे गर्म करेंगे देखिए, तो आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड है, ये देखिए बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। अगर आपको इसमें गर्म करना है टेस्ट ट्यूब में, तो पहले तो ये सावधानी रखनी है कि टेस्ट ट्यूब में जो भी केमिकल से लिक्विड है वो हाफ टेस्ट ट्यूब से कम रहना चाहिए। अगर आप ज्यादा भर देंगे तो तुरंत क्या होगा, बॉइल करेगा, बाहर निकलेगा। तो आपको जब भी गर्म करना है ये, तो थोड़ा फ्लेम से इसको ऊपर रखना है, धीरे धीरे इसको गर्म करना है। और जो इसका माउथ है टेस्ट ट्यूब का, ना तो अपनी तरफ करना है और ना ही किसी और दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ करना है, क्योंकि जब ये निकलता है तो ये गीजर की तरह विस्फोट कर सकता है और जो इसके अंदर गर्म केमिकल्स है वो दूसरे के चेहरे पर जा सकता है या दूसरे की स्किन पर गिरकर नुकसान कर सकता है। तो आपको ये अवॉइड करना है जब भी आप टेस्ट ट्यूब का यूज करते हैं गर्म करने के लिए, तो इसका माउथ को अपनी तरफ और अपने दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं करें। हैंडलिंग एक्सीडेंट्स मतलब दुर्घटनाओं से कैसे निपटा जाए, उनको कैसे हमको ओवरकम करना है। जो लैब में छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती हैं यानी उसको हमको कैसे हैंडल करना है, अब इसमें हम देखेंगे। इसमें नोटिफाई योर लैब इंस्ट्रक्टर इमीडिएटली इफ यू हैव एन एक्सीडेंट, स्पिल और आर इंजर्ड इन एनी वे। अगर आपके साथ कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है, कोई केमिकल का रिसाव हो जाता है, गिर जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, तो आपको तुरंत अपने टीचर या फिर लैब प्रशिक्षक को उसकी जानकारी देनी है। फर्स्ट एड बॉक्स, लैब में फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है जिसमें कुछ सामान रखा होना चाहिए। देखिए इट शुड बी केप्ट इन ए रीडली एक्सेसिबल प्लेस इन द लैबोरेटरी। एक फर्स्ट एड बॉक्स ऐसी जगह होना चाहिए जो आपकी पहुंच के अंदर हो। अगर कोई परेशानी होती है जलने की या कटने की, तो आप फर्स्ट एड बॉक्स तक आसानी से पहुंच सके। उस बॉक्स में क्या क्या रहता है, देखिए बैंडेज, लिंट, गोज, कॉटन मतलब रुई वगैरह, एडहेसिव प्लास्टर चिपकने वाला प्लास्टर एंड सीरीज, फोर्सिक चिमटी, नीडल थ्रेड सुई धागा, सेफ्टी पिंस एंड सीजर कैंची वगैरह। और देखिए इसमें फाइन ग्लास, ड्रॉपिंग ट्यूब,
ग्लास, आई बाथ, वैसलीन, सॉल्ट नमक, मस्टर्ड पाउडर हल्दी का पाउडर, ओलिव ऑयल और जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, ये सब और कुछ पेन किलर्स या पिल्स भी रहती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में। अगर जो जिसकी ज़रूरत है उसको आप फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर किसी की भी हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप प्रयोगशाला में एंटर करते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। इफ केमिकल्स कॉन्टेक्ट योर स्किन और आईज, अगर कोई भी केमिकल्स प्रयोग करने के दौरान आपकी स्किन को टच कर जाए, आपकी आंखों में गिर जाए, तो वॉश विद वाटर फॉर एटलीस्ट 50 मिनट्स, आपको कम से कम 15 मिनट तक वो पानी से धोना है। कोई भी देरी नहीं करनी है इसको धोने में। नो वेयर टू फाइंड एंड हाउ टू यूज द आई वॉश स्टेशन इन द लैब, आपको पता होना चाहिए कि आई वॉश स्टेशन कहाँ है, यानी पानी का सिंक कहाँ है, ताकि आपको जल्दी से पानी अवेलेबल हो सके, वाटर अवेलेबल हो सके। इट इज नॉट रिकमेंडेड टू वियर कॉन्टैक्ट लेंसेज इन द लेबोरेटरी, और आपको ये सलाह दी जाती है कि जब लैब में आप प्रैक्टिस करने आ रहे हैं या लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगा रखा है और एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर आप कुछ छींटे कुछ केमिकल्स की आपके आंख में चली जाती हैं तो वो लेंस के नीचे अगर चला जाएगा तो आप पानी से धोएंगे तो भी वो साफ नहीं होगा। तो आपको सलाह दी जाती है कि अगर लैब के दौरान आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग ना करें। देखिए, इफ ए स्प्लेश अकर्स व्हाइल वेयरिंग कॉन्टैक्ट लेंस, अगर कोई छींटे पड़ जाते हैं, कोई ड्रॉप चल जाती हैं, दे मस्ट बी चल जाती है तो आपको वहां से उसे रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करना है, दे मस्ट बी सेफली रिमूव एज क्विकली एज पॉसिबल, आपको उनको तुरंत हटा देना है जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। क्लीन अप स्प्लिट केमिकल्स इमीडिएटली, अगर कोई केमिकल्स गिर गया है तो उसको तुरंत साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। कंसल्ट योर लेबोरेटरी इंस्ट्रक्टर इफ यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराना आपको नहीं है। तुरंत आपको अपने लैब अटेंडेंट या फिर टीचर्स या लैब रिसर्चर को इसके बारे में सूचना देनी है। और हम क्या क्या फर्स्ट एड यूज कर सकते हैं, हमारी केमिस्ट्री में भी ढेर सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो फर्स्ट एड का काम करते हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वही हम आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें जो आपको इसके लिखने में काम आएगा। सॉलिड सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा भी कहते हैं, पहले लोग इसको खाने में यूज भी करते थे, आज भी कुछ लोग यूज करते हैं। इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी इन द कंटेनर लोकेटेड बाय द सिंक, ये हर एक प्रयोगशाला में अवेलेबल रहता ही है। यूज दिस न्यूट्रलाइज एसिड स्पीस बिफोर वाइपिंग देम अप, और कोई एसिड गिर जाता है स्किन पर या कहीं भी गिर जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर सकते हैं। Similarly, a solid citric acid solution is available in the containers by the sinks and should be used to neutralize base species, और अगर कोई बेस गिर जाता है तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिट्रिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद उसको बिफोर वाइपिंग देम उसको साफ कर सकते हैं। A saturated sodium bicarbonate solution is also available by the sinks, आपको एक सोचित आपकी प्रयोगशाला में संतृप्त सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन भी रहता है जिसको आप यूज कर सकते हैं टू वाइप ड्राइड एसिड, गिरे हुए एसिड को साफ करने में या बेस को साफ करने में। लैब बेंच में लैब के बेंच पे या वर्किंग टेबल पर कहीं पे एसिड बेस गिर जाता है तो आप सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन उसको साफ करने में यूज कर सकते हैं। अभी हमने यूज किया सैचुरेटेड, ठीक है, इसको बोलते हैं संतरा। सैचुरेटेड क्या है थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। आप शरबत पीते होंगे, इसको सिरप कहा जाता है। आपने पानी लिया, उसमें आपने 2 चम्मच डाला मीठा हुआ, 3 चम्मच डाला और मीठा हुआ, 4 चम्मच डाला और मीठा हुआ। एक समय ऐसा आएगा कि जो आप चीनी वगैरह डालने हैं उस सॉल्यूशन में घुलना बंद हो जाएगी। वैसे सोडियम कार्बोनेट एक समय क्या होता है कि पानी में डाल रहे हैं आप तो घुलना बंद हो जाएगा। उसी कंडीशन को जब किसी सोलवेंट में सॉलिड डिजल होना बंद हो जाए, जब किसी सोलवेंट में विलय के पार्टिकल घुलना बंद हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड और बेस को जो बेंच पे गिरा रहता है उसको साफ करने में प्रयोग कर सकते हैं। हाउएवर, फिर भी आपको इस सलाह दी जाती है इफ एसिड और बेस स्पिल्स ऑन योर स्किन,
अगर एसिड या बेस आपकी त्वचा पर कहीं भी गिर जाता है, डोंट वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर दीज न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस। आपको इन सब्सटेंस को ढूंढने में देर नहीं करनी है। हो सकता है किसी लैब में है, किसी लैब में नहीं है। आपको तुरंत क्या करना है, रिंस विद वाटर इमीडिएटली। आपको तुरंत वाटर से धोना है फॉर एटलीस्ट 15 मिनट तक, 15 मिनट तक आपको वाटर से धोना है। कई बार देखा जाता है कि किसी लैब में ये होता ही नहीं है, अगर है तो आपको मिल नहीं रहा है, तो उस समय आपको पैनिक भी नहीं होना है और ज़्यादा इसको ढूंढने में समय बर्बाद अपना नहीं करना है। तुरंत सिंक के पास जाना है और लगभग 15 मिनट तक वाटर से इसको धोना है। और वंस देखिए जलना, आपने प्रयोगशाला में देखा होगा या आप देखेंगे भी, क्या टेस्ट ट्यूब जल जाते हैं। आपने हॉट प्लेट गर्म करी, उसको पकड़ लिया, उससे जल गए। आपने गर्म कोई बर्तन या कोई इक्विपमेंट पकड़ लिया, उससे जल गए। तो अगर ये बर्न्स जब हो जाता जल जाते हैं तो आपको कौन कौन से फर्स्ट एड यूज करने हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। अगर आप जलते हैं देखिए कोल्ड बाय ड्राई हीट, ड्राई हीट के साथ देखिए बाय फ्लेम या हॉट प्लेट से। अगर आप ड्राई हीट के थ्रू जलते हैं तो इसमें देखिए क्या क्या है। नंबर 1, फॉर वेरी स्मॉल बर्न्स, अगर जलना कम है, अगर आप कम जले हैं या जलने की क्वांटिटी बहुत कम है, ये जलने का प्रभाव को कम हुआ, तो होल्ड द बर्न इन कोल्ड सैचुरेटेड 8% सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम्स, देन कवर फ्रीली विद जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। अगर आप कम जलन हुई है या आपकी त्वचा कम जली है तो आपको सैचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन से उसको क्या करना है, साफ करना, उसको लगाना है। और उसको तुरंत बाद क्या लगानी है, जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट, जिंक ऑक्साइड का मलहम आपको उस पर लगाना चाहिए। और अगर फॉर लार्ज बर्न, और अगर ज़्यादा जले हैं तो डू नॉट पुट ऑन ऑयल और ऑइंटमेंट, तब आपको कोई तेल या फिर कोई मलहम ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, बट ऑलवेज अप्लाई द एक्रीफ्लेविन इमल्सन। तो उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, एक्रीफ्लेविन इमल्सन लगाना है बिना कुछ देर किए हुए। फॉर लार्ज बर्न्स डू नॉट पुट ऑन ऑयल और ऑइंटमेंट बट ऑलवेज अप्लाई द एक्रीफ्लेविन इमल्सन फ्रीली एंड विदाउट डिले। आपको उसको लगाने में कोई देर नहीं करनी है। और ये सब कहाँ होता है, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में, हर लैब में ये पाया जाता है। स्केट्स बाय बॉइलिंग वाटर, अगर आप गर्म पानी से झुलस गए हैं तो क्या करना है, देखिए अप्लाई एट वंस द एक्रीफ्लेविन। आप एक्रीफ्लेविन लगा सकते हैं और पिक्रिक एसिड ट्रीटमेंट या फिर पिक्रिक एसिड भी आप यूज कर सकते हैं। पिक्रिक एसिड भी ज्यादातर मोस्टली सभी लैब में पाया जाता है। एसिड वंस, अगर आप एसिड से जल गए हैं, वॉश इमीडिएटली एंड थ्रोली विद कोल्ड वाटर, आपको ठंडे वाटर से तुरंत धोना है एंड देन वी डाइल्यूट NaCl। उसके बाद तनु सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन का घोल उस पर लगा सकते हैं। ब्रोमीन बर्न्स, अगर आप ब्रोमीन के कांटेक्ट में आ जाते हैं या ब्रोमीन से जल जाते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए व्हेन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग विद लिक्विड ब्रोमीन ऑन बीइंग परफॉर्म, अगर आप लिक्विड ब्रोमीन के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपने पास क्या रखना बताएगा, देखिए ए स्मॉल बोतल ऑफ पेट्रोल शुड बी अवेलेबल ऑन द बेंच। ज्यादातर लैब में पेट्रोल की बोतल अवेलेबल रहती है, अगर नहीं है तो आपको कोशिश करनी है कि आप अगर ब्रोमीन के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास एक छोटी पेट्रोल की बोतल रहनी चाहिए। इफ ब्रोमीन इज स्प्लिट ऑन द हैंड्स इमीडिएटली वॉश इट ऑफ विद ए सैंपल अप्लाई ऑफ पेट्रोल व्हेन द ब्रोमीन विल बी कंप्लीटली रिमूव। आपको तुरंत पेट्रोल उस पर डालना है ताकि जो ब्रोमीन हाथ पर या फिर किसी स्किन के किसी भी पार्ट में गिरी है तो तुरंत पेट्रोल यूज करना ताकि उस ब्रोमीन वहां से रिमूव हो सके। अगर इफ पेट्रोल इज नॉट अवेलेबल, अगर पेट्रोल वगैरह नहीं है तो वॉश अंडर ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ वाटर, आपको वाटर की पानी की बौछार करनी है फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको उसके ऊपर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रयोग करना है, उस पर यूज करना है। अदर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, अन्य उचित अपशिष्ट निपटान, जो वेस्ट डिस्पोज जो वेस्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं या वेस्ट जो भी मटेरियल है, हम उसका उचित निपटान कैसे कर सकते हैं लैब में, अब हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। वेस्ट केमिकल्स शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ एज डायरेक्टेड बाय योर लैब इंस्ट्रक्टर, जो आपके लैब शिक्षक बताएंगे उसी के हिसाब से आपको करना है, वो डिस्पोज करना, उसका निपटान करना है। मोस्ट केमिकल्स आर नॉट टू बी थ्रोन डाउन द सिंक, जो आपका सिंक होता है, कॉमन डस्टबिन वगैरह, सारे केमिकल उसमें नहीं डालने हैं।
आपने देखा भी होगा, अगर आप रोड पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा गीला कचरा, सूखा कचरा, रासायनिक कचरा, सबके डस्टबिन अलग अलग होते हैं। वैसे ही लैब में भी डस्टबिन अलग अलग लगाए जाते हैं, जिसमें आप केमिकल्स, जो वेस्ट केमिकल्स हैं वो अलग कंटेनर्स में डालेंगे, जो कम वेस्ट वाले हैं या कम हार्मफुल हैं उनको अलग डालेंगे, जो डेली रूटीन का कचरा है उसको आप अलग यूज करेंगे। ये आपको सलाह दी जाती है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको आप क्लासिफाई करके अलग अलग बॉक्स में डालें। स्पेशल वेस्ट रिसेप्टेकल विल बी प्रोवाइडेड फॉर दीज केमिकल्स। देखिए स्पेशल अपात्र जो कंटेनर होते हैं डस्टबिन टाइप के, वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं लैब में। वेस्ट केमिकल मस्ट बी सॉर्टेड बाय काइंड। वेस्ट केमिकलों के प्रकार के आधार पर उनको वर्गीकृत करना है, नॉट जस्ट मिक्स विद अदर, एक दूसरे में उसको मिक्स नहीं करना, उसमें मिलाना नहीं है। डिफरेंट वेस्ट केमिकल्स, रीड वेस्ट कंटेनर लेबल्स केयरफुली। और जो कंटेनर्स लगाए गए हैं, जो डस्टबिन वगैरह लगाए हैं, उनको अच्छे से लेबल करना है। नोटिफाई योर इंस्ट्रक्टर व्हेन ए वेस्ट बोतल इज नियरली फुल। अगर कोई वेस्ट बोतल है वो अगर पूरी भर जाती है तो आपको उसको ओवरफ्लो नहीं करना है। जो भी लैब में अटेंडेंट वगैरह हैं उसको बता देना है कि बोतल फुल भर गई है, वो उसको दूसरी बोतल वहां रखने का पूरी कोशिश करेंगे या उनको करना चाहिए। ब्रोकन ग्लास इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द कार्डबोर्ड बॉक्सेस। अगर कोई ग्लास टूट जाता है तो उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में रखने की जगह रहती है। ब्रोकन ग्लास ओनली, जिसको क्या कहता है ब्रोकन ग्लास ओनली, जो किसके लिए बनाई गई है, खाली जो टूटे हुए ग्लास या कांच वगैरह हैं वही उसको उसमें डाला जाएगा। लोकेटेड नियर द डोर्स टू द लैब। हर लैब में वो डोर्स के पास रखा रहता है। ये डस्टबिन एंड ब्रूम्स आर लोकेटेड इन ईच लैब टू असिस्ट यू इन क्लीनिंग अप ब्रोकन ग्लास। और आपका झाड़ू वगैरह डस्टबिन वगैरह लैब में होता है, जिसकी वजह से आप जो कांच टूट जाता है या गिर जाता है लैब में, उसको आप वहां से हटा सकते हैं। डू नॉट पुट ब्रोकन ग्लास इन द रेगुलर ट्रेस। देखिए बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो टूटे हैं जो ग्लास या कांच हैं उनको रेगुलर जो नियमित जो अपात्र हैं, जो नियमित डस्टबिन है उसमें उसको नहीं डालना है। एंड डू नॉट पुट एनीथिंग एक्सेप्ट ब्रोकन ग्लास इन द ब्रोकन ग्लास कंटेनर। जो ब्रोकन ग्लास कंटेनर उसमें टूटा हुआ कांच ही डालना चाहिए। ग्लव्स यूज इन द लैब आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द कंटेनर्स लेबल्ड यूज ग्लव्स ओनली। जो भी आप ग्लव्स यूज करते हैं, जब भी आप केमिकल को परफॉर्म, जब भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब उनको निकालते हैं या उनका निपटान करते हैं तो केवल उनको किसमें डालना है, यूज ग्लव्स ओनली वाले बॉक्स में उनको रखना है। अदर ट्रेस दैट इज नॉट द ग्लास, जो अन्य जो सामग्री है, वेस्ट सामग्री जो कांच वगैरह नहीं है, एंड इज नॉट कंटामिनेटेड बाय हैजर्डस केमिकल्स, या जो खतरनाक केमिकल्स के द्वारा इफेक्टेड नहीं है, शुड बी प्लेस इन द लार्ज वेस्ट बास्केट नियर द फ्रंट ऑफ द लैब। उसको जो बड़ा होता है, बड़ा डस्टबिन होता है, ये बड़ी बास्केट होती है, उसमें डालना है। जो केमिकल्स से, जो रासायनिक या हानिकारक केमिकल्स अफेक्टेड नहीं है, उसके बड़ी टोकरी में डालना चाहिए। वो सब मेंशन रहता है लैब में, उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। अदर इंफॉर्मेशन यू शुड नो, और जानकारियां जो आपको लैब के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए हमारा मेन पर्पज यही है कि अगर आप लैब में जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर आपका बॉडी या आपकी स्किन या आपका चेहरा अगर झुलस जाता है, जल जाता है, तो आपकी मेहनत का सारा नतीजा जीरो हो जाता है। और हम यही प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी लैब में आप एंट्री करते हैं या कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसके प्रैक्टिकल बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत भी आती है लैब में, या कोई माइनर या मेजर एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या उससे आप कैसे बच सकते हैं, इसी को लेकर हम आज ये लेक्चर लेकर आए हैं, ताकि अगर लैब में आप एंट्री करें तो आपको पता होना चाहिए कि लैब के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। इसमें आगे हम ये भी कवर करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे आपको अवेयर होना है। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से बिना मिस करे बिना स्किप करे हुए वीडियो को देखना है। मैं बीच में पीछे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको असाइनमेंट बनाने में ये पूरा यूज करना है। देखिए अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स, जिसको बोलते हैं MSDS। एक शीट होती है MSDS, आर अवेलेबल फॉर ऑल द केमिकल्स। हर केमिकल के लिए MSDS शीट होती है, यूज इन दिस कोर्स में भी है। देखिए दीज शीट्स
give information about the chemical, physical and physiological properties of chemical substance. हर एक केमिकल्स के लिए एक MSD शीट होती है जो उसकी सारी का सारी भौतिक और रासायनिक गुणों को बताती है कि वो केमिकल कितना हार्मफुल है और कितना वो यूजफुल है, उसके कितने कितने साइड इफेक्ट हैं, वो सारा का सारा किसमें मिलता है MSDS शीट में। हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब सी योर इंस्ट्रक्टर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सेसिंग दीज शीट्स। अगर इस शीट के बारे में आप नहीं मिल पा रही है आपको, तो आप अपने लैब इंस्ट्रक्टर या अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। इस शीट को आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और नेट के माध्यम से और MSDS शीट के माध्यम से किसी भी केमिकल के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत जगह देखा भी होगा जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं जब वो रिसर्च करते हैं तो कुछ हार्मफुल केमिकल्स के प्रभाव में आ जाते हैं, तो देखा होगा उनके बाल बहुत ही कम एज में गिर जाते हैं। यानी कि स्टूडेंट लाइफ में भी आदमी क्या रहता है, गंजा हो जाता है। उसको लगता है कि जो बाल गिरे हैं मेरे पढ़ाई से गिरे हैं, जबकि भूल जाता है वो बाल पढ़ाई से नहीं लापरवाही से गिरे होते हैं। और लापरवाही क्या होती है, इन केमिकल्स की, जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे यहाँ जो काम तो करते हैं लेकिन जिस पर काम कर रहे हैं उसी केमिकल की प्रॉपर्टीज को पता नहीं होता है। तो मेन मोटिव हमारा यही है कि आज हम इसको आपको इससे अवेयर कराएं ताकि आप लैब में जाएं तो ये कोई ना कह सके कि आपको लैब में कुछ आता नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, ईच लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व इट्स ऑन स्पेसिफिक हैजर्ड्स। हर केमिकल्स का एक हानिकारक प्रभाव रहता है। बी श्योर टू रीड योर लेबोरेटरी प्रोसीजर केयरफुली बिफोर अराइविंग फॉर लैब। अगर आप लैब में जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में पूरा पढ़ना है। जो भी आप एक्सपेरिमेंट करने चाह रहे हैं उसको अच्छे से आपको रीड करना है, उसकी प्रोसीजर को फॉलो करना है। एंड टेक नोट ऑफ ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस। जो भी सेफ्टी रखनी है उसके बारे में आपको सब पता होना चाहिए। You are responsible for the information provided in the laboratory procedure. You सब आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके, यानी कि आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। You must also arrive on time for all laboratory sessions. और कोई भी प्रयोग किए जाते हैं या आपकी कोई भी लैब की क्लास लगती है तो आपको टाइम से उस लैब में जाना है। Session so you will be present to hear the safety information provided by your lab instructor. कोई टीचर या लैब प्रशिक्षक अगर आपको किसी प्रैक्टिकल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो तब होता है जब आप टाइम से क्लास में पहुंचेंगे, तो आपको उसको ध्यान से सुनना है। For the safety of all students in the class, students who arrive late to the lab will not be allowed to perform the lab experiment that day. अगर कोई स्टूडेंट लेट आता है, मैं अपनी क्लास में ऐसे करता हूँ, अगर लैब करने के दौरान कोई स्टूडेंट लेट आया है तो उसको उस दिन एंट्री क्लास में नहीं देता। तो आपको भी ज़्यादातर यही करना है, अगर कोई लेट आता है तो उसको एंट्री नहीं देना है, क्योंकि उसकी लापरवाही से दूसरे लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ सकता है या छोटा मोटी माइनर एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक नया टॉपिक है केमिकल हाइजीन प्लान, रासायनिक स्वच्छता योजना। इसमें हम इसके पर्पज और इसके स्कोप के बारे में देखेंगे। पर्पज में क्या है, दिस केमिकल हाइजीन प्लान CHP, केमिकल हाइजीन प्लान सेट्स 4 पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड वर्क प्रैक्टिसेस दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द हेल्थ हैजर्ड्स प्रेजेंटेड बाय हैजर्डस केमिकल्स यूज इन द लेबोरेटरी। मतलब ये जो रासायनिक स्वच्छता योजना है वो नीतियों को, प्रक्रियाओं को, उपकरण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और वर्क प्रथाओं को निर्धारित करने का काम करती है, जिससे जो स्टूडेंट, छात्र और जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो लैब में खतरनाक केमिकल्स हैं उनसे उनका सुरक्षा या बचाव हो सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, दिस प्लान इज इंटेंडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू हैजर्डस केमिकल्स इन लेबोरेटरी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है रसायन प्रयोगशाला में जो जोखिम केमिकल्स हैं उनकी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का पूरा करना है।
अब देखते हैं दायरा, यानी कि इसका स्कोप क्या है। दिस प्लान अप्लाइज टू आवर केमिस्ट्री लेबोरेटरी वेयर एम्प्लॉयज वर्क विद सब्सटेंसेस इन कंटेनर्स दैट वन पर्सन इजीली एंड सेफली मैनिपुलेट्स। जो हमारे लैब के कर्मचारी हैं, जो कार्मिक हैं, जो इन केमिकल्स के साथ काम करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना है, उनको सेफ्टी प्रदान करना है, जो कि कंटेनर्स को, केमिकल्स को एक साइड से दूसरे साइड में उसका हेरफेर करने का काम करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड गाइडेंस टू ऑल लेबोरेटरी पर्सनल। जितने भी लैब में कर्मी काम करते हैं उनको गाइडेंस, उनको दिशा निर्देश प्रदान करना है, हु यूज केमिकल्स सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर वर्क सेफ्टी, ताकि वो अपना काम सेफ्टी के साथ लैब में परफॉर्म कर सकें। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर लेबोरेटरी केमिकल्स, मानक संचालन प्रक्रियाएं प्रयोगशाला के केमिकल्स के लिए, यानी कि प्रयोगशाला रसायनों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं क्या क्या हैं जो हम लैब में फॉलो करते हैं या लैब के लिए होती हैं, जो जिसमें पढ़ेंगे केमिकल प्रोक्यूरमेंट, माने केमिकल्स की खरीद। जो रसायन विभाग है या डिपार्टमेंट है वो कैसे SOP को फॉलो करता है। उसमें पहले हम ले रहे हैं केमिकल प्रोक्यूरमेंट यानी रसायन की खरीद। द डिसीजन टू प्रोक्योर ए न्यू केमिकल शैल बी मेड बाय द एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट हेड who will be ensuring commitment to the safe handling and use of the chemical from initial receipt to ultimate disposal। इसका पूरा जो वर्क रहता है, जिस पर ये पूरा फोकस रहता है, वो मेन काम है किसका, HOD का। और वही इंश्योर करता है कौन कौन से केमिकल्स की खरीद करनी है और केमिकल्स को लेने मतलब रिसीव करने से लेकर उसके निपटान तक, उसको वेस्ट को निपटाने तक की सारी जिम्मेदारी केमिस्ट्री के या डिपार्टमेंट के हेड की होती है। Department of Chemistry continually and aggressively evaluates current inventory and adequately disposes of unnecessary materials। जो डिपार्टमेंट होता है वो कंटिन्यू लगातार और आक्रामक रूप से इवेल्युएट करता है जो भी लैब में केमिकल्स वगैरह हैं और जो अननेसेसरी केमिकल्स हैं उनको हटाने का काम डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहती है, डिपार्टमेंट ये काम करता है। रिक्वेस्ट for procurement of new chemicals, that is those not currently included in a department's chemical inventory. This does not apply to reorders of substance already in use, shall be submitted to the appropriate department head for approval। डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहती है कि अगर केमिकल्स कम है तो न्यू केमिकल्स मंगाते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू परफॉर्म किया जा सके। तो वो अगले हेड को, जो इसके ऊपर हेड, डिपार्टमेंट के ऊपर जो मेन हेड होते हैं या इंस्टीट्यूट के जो मेन डायरेक्टर होते हैं, उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं जो भी आपको खरीद करनी होती है। ए रिक्वेजिशन फॉर्म शैल बी यूज फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए एक मांग प्रपत्र, एक फॉर्म यानी डिमांड करने के लिए एक फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं रिक्वेजिशन फॉर्म, मांग प्रपत्र। केमिकल्स यूज इन द लेबोरेटरी शैल बी दोज दैट आर एप्रोप्रिएट फॉर द वेंटिलेशन सिस्टम। ऐसे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में जो वेंटिलेशन सिस्टम के लिए उपयुक्त हों। और केमिकल मस्ट बी रिसीव इन द केमिकल स्टोरेज रूम। सारे के केमिकल्स को एक स्टोर रूम होता है लैब का, उसमें रिसीव करते हैं। और जो रिसीव करता है, जो कर्मी पर्सनल हु रिसीव केमिकल्स शिपमेंट शैल बी नॉलेजेबल ऑफ द प्रॉपर प्रोसीजर फॉर रिसीव। जो भी रिसीव करने की पूरी प्रक्रियाएं हैं, तो जो कार्मिक इसको रिसीव करता है उसे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि केमिकल लिस्ट कैसे बनानी है और कैसे केमिकल्स को रिसीव करना है। केमिकल्स कंटेनर्स शैल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट एक्कम्पनिंग लेबल्स। जो भी कंटेनर्स हैं केमिकल्स के, बिना लेबल के, बिना ब्रांड के उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट MSD की CS के साथ उसको एक्सेप्ट करना है। और केमिकल शिपमेंट शुड बी डेटेड व्हेन रिसीव्ड एंड ओपन। जब भी उनको रिसीव किया जाता है या जब भी उनको ओपन किया जाएगा तो सारे कंटेनर में एक डेट निश्चित रखी जाती है, वो डेट को लिखा जाता है। अब आता है केमिकल स्टोरेज, रसायनों का भंडारण, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। द स्टोरेज एरिया शैल बी वेल इल्यूमिनेटेड। जहाँ भी स्टोर करते हैं, जो भी स्टोर रूम होते हैं, वो क्या होता है, अच्छे से प्रकाशित होना चाहिए, वहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। विद स्टोरेज मेंटेन एट और बिलो आई लेवल। और जो स्टोर रखते हैं रैक में केमिकल, वो हमेशा आंखों से नीचे रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर रख देते हैं
और जो स्टोव जो ऊपर से उसको गिराता है तो सर पे गिर जाता है उसके, तो उसको भी चोट लगेगी और आसपास होगा तो उसको भी दिक्कत होगी। और कई बार रासायनिक केमिकल सब जगह फैल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बाद में प्रॉब्लम होती है और एक्सीडेंट होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। तो हमें जो स्टोर करना है ऐसे स्टोर करना है ताकि उसको इजीली से निकाल सके और इजीली से स्टोर में रख सके। फ्लेमेबल केमिकल्स विल बी स्टोर्ड इन द डेडिकेटेड फ्लेमेबल स्टोरेज कैबिनेट्स इन द लैब एरिया। जो ज्वलनशील केमिकल्स हैं उनको अलग रैक में रखा जाता है और वहाँ उसको मेंशन रहता है कि दिस इज फॉर द फ्लेमेबल केमिकल्स। Chemicals must be segregated by hazard classification and compatibility in a well identified area with good general exhaust ventilation। जो केमिकल्स हैं उनको सेग्रीगेट मतलब अलग किया जाना चाहिए उसके हानिकारक प्रभावों के वर्गीकरण के आधार पर और उनकी कंपेटिबिलिटी के आधार पर, उनकी नियमितता के आधार पर उनको अलग अलग क्लासिफाइड किया जाता है और अलग अलग बॉक्स या चैम्बर में उनको रखा जाना चाहिए। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये करते हैं कैसे केमिकल्स का कैसे भंडार करते हैं। जो लैब में पूरे स्टोर रूम होते हैं, केमिकल्स को लाने से लेकर केमिकल्स को सप्लाई करने तक लैब में क्या क्या प्रोसीजर होती हैं और उनको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मिनरल्स एसिड शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मटेरियल्स। जो भी खनिज अम्ल हैं उनको कहाँ रखना चाहिए, जो शुड भी अलग रखना चाहिए फ्रॉम फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मटेरियल्स है। मतलब खनिज अम्लों को ज्वलनशील पदार्थों से अलग रखना, उनको एक साथ नहीं रखना क्योंकि वो क्या सकता है कैच फायर आपको उसको पकड़ सकता है। एसिड रेजिस्टेंस ट्रे, जो एसिड रेजिस्टेंट ट्रे हैं शैल बी प्लेस्ड अंडर बोटल्स ऑफ मिनरल एसिड, उसको मिनरल एसिड बोतल से नीचे रखना है। नाइट्रिक एसिड विल बी स्टोर्ड इन एन एसिड कैबिनेट, और नाइट्रिक एसिड कोई कैबिनेट होता है उसके अंदर स्टोर करना है। एसिड सेंसिटिव मटेरियल्स सच एज साइनाइड्स एंड सल्फाइड, जो साइनाइड और सल्फाइड क्या बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम एसिड, एसिड से उनको अलग रखना है। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद एसिड्स एंड वाटर, और इनको प्रोटेक्ट करना है कि ये वाटर के और एसिड के टच में नहीं आए। हाईली टॉक्सिक केमिकल्स और अदर केमिकल्स whose containers have been compromised shall be stored in a unbreakable secondary containers। जो हाईली टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनको एक अलग चैम्बर में, एक अलग पोर्ट या वाटर कंटेनर्स में रखते हैं, अगर ताकि उससे कोई लीकेज भी हो जाए तो दूसरा जो सेकेंडरी कंटेनर है उसको रोक कर रखे। द स्टोरेज एरिया शैल नॉट बी यूज्ड एज ए प्रिपरेशन और रीपैकिंग एरिया, यानी जो स्टोर रूम है जहाँ पर केमिकल रखे जाते हैं उसको प्रिपरेशन के रूप में यूज नहीं करना है, उसको स्टडी के रूप में यूज नहीं करना है क्योंकि उससे जहरीली और हानिकारक गैसें रिलीज होती हैं। द स्टोरेज एरिया शैल बी एक्सेसिबल ड्यूरिंग रेगुलर वर्किंग आवर्स, जब आप लैब में काम कर रहे हैं तो स्टोरेज एरिया ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अगर केमिकल्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आप इजीली से उस तक पहुँच सकें, उस केमिकल्स को लैब इंस्ट्रक्टर द्वारा या लैब अटेंडेंट के द्वारा मंगा सकें। The lab instructor will examine stored chemicals at least annually for container integrity and deterioration। जो लैब शिक्षक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि साल में कम से कम एक बार उसको एग्जामिन मतलब उसका निरीक्षण करना है कि कोई केमिकल्स का क्षरण नहीं हुआ है या कोई केमिकल का रिसाव वगैरह नहीं हुआ है। अगर रिसाव या उसका क्षरण हो जाता है तो उसको वहाँ से उसको अलग हटा देते हैं। The inspection should be determine whether any corrosion, deterioration or damage has occurred to the storage facility due to leaking chemicals। अगर ऐसी व्यवस्था लीकिंग वगैरह होता है तो उसको तुरंत हटाने का काम कर दिया जाता है ताकि उसकी वजह से दूसरे केमिकल्स को नुकसान वगैरह ना हो। द लैब इंस्ट्रक्टर शैल कंडक्ट पीरियोडिक इन्वेंटरी ऑफ केमिकल्स आउटसाइड द स्टोरेज एरिया। अननीडेड आइटम शैल बी प्रॉपर्ली डिस्कार्डेड और रिटर्न टू द स्टोरेज एरिया। अगर कोई अननीडेड जो आवश्यक वाला नहीं है अगर लैब में है तो उसको हटाने का काम तुरंत कर देना चाहिए और उसको या तो स्टोरेज में रख देना चाहिए, अगर वो काम का नहीं है तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। केमिकल हैंडलिंग, इन रसायनों को हम कैसे हैंडल करते हैं, अब हम इसको कैसे हैंडल करते हैं ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ईच लैबोरेटरी एम्प्लॉय विद ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय द सुपरविजन।
जो भी प्रत्येक लैब का कर्मी होता है, लैब अटेंडेंट है, असिस्टेंट है, लैब बॉय है या स्टोर कीपर है, उसको एक पर्यवेक्षक के द्वारा ट्रेनिंग, एजुकेशन यानी कि प्रशिक्षण, शिक्षा और सोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो डेवलप कर सके सेल्फ डेवलप वर्क हैबिट कंसिस्टेंट विद द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो CHP है, केमिकल हाइजीन प्लान है, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो अपने अंदर इन प्रक्रिया को डेवलप कर सके। एंड कोवर्ट पोटेंशियल एक्सपोजर टू केमिकल बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन दैट ऑल केमिकल इनहेरेंटली प्रेजेंट हैजर्ड्स इन सर्टेन कंडीशन, एक्सपोजर टू ऑल केमिकल्स एंड मिनिमाइज। उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है जो लैब में काम करते हैं ताकि रासायनिक केमिकल्स के प्रभाव को वो कम कर सकें और उनको ऐसे यूज कर सकें ताकि इन लोगों को जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं या जो भी लैब के कर्मी हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जनरल प्रिकॉशंस दैट शैल बी फॉलोड फॉर द हैंडलिंग एंड यूज ऑफ ऑल केमिकल्स आर। अब क्या क्या जो सामान्य जो सावधानियां हैं, जो सामान्य प्रिकॉशंस हैं जब हम केमिकल्स को हैंडल करते हैं या फिर कोई प्रयोग को परफॉर्म करते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी है वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ केमिकल्स एट द लैब बेंच शैल बी एज स्मॉल एज प्रैक्टिकल। जो वर्किंग टेबल है जहाँ पर आपको काम करना है, प्रैक्टिस करना है, वहाँ उतने ही केमिकल रखने चाहिए जितनी आपको आवश्यकता है। उससे ज़्यादा केमिकल्स अगर वहाँ हैं तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। इसकी कॉन्टैक्ट विद हैजर्डस केमिकल्स शैल बी अवॉइडेड एट ऑल टाइम। आपको ये प्रयास करना है, ये कोशिश करनी है कि जो खतरनाक केमिकल्स हैं वो आपकी स्किन को टच ना करें और आप उनके कांटेक्ट में डायरेक्ट ना आए। एम्प्लॉय शैल वॉश ऑल एरियाज ऑफ एक्सपोज्ड स्किन बिफोर लीविंग द लेबोरेटरी। जब आप लैब से बाहर जाते हैं अपना प्रैक्टिस करने के बाद तो आपको कोशिश करनी है पूरे एरिया को क्या करें, वॉश कर दें, उसको क्लीन कर दें। सोप इज प्रोवाइडेड एट ईच सिंक, और इसके लिए वहाँ व्यवस्था रहती है, साबुन आपको सब दे जाता है लैब में, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। माउथ सक्शन इज प्रोहिबिटेड फॉर पिपिटिंग और स्टार्टिंग ए सिफन, यानी कि आपको डायरेक्ट माउथ से सक वगैरह नहीं करना है। आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे ये पिपेट है, कोई केमिकल्स होता है आपको डायरेक्ट इसका मुंह लगाकर सक नहीं करना है क्योंकि वो केमिकल्स आपके पेट में जा सकता है। तो आप भी जब भी ये पिपेट है, जब भी आप इसको यूज करते हैं तो इसके ऊपर एक रबर का बॉक्स लगा रहता है, उसके थ्रू आप इसको फिल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मुंह से इसको सक नहीं करना है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, च्युइंगम और एप्लीकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स इन लेबोरेटरी इज नॉट परमिटेड। नहीं तो खाना, ना ही पीना, ना ही स्मोकिंग और च्युइंगम, और यहाँ तक कॉस्मेटिक्स, आपको मेकअप वेकअप करने का भी परमिशन लैब में नहीं दी जाती है। इसको सख्त वार्निंग दी जाती है कि अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको तुरंत रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है जब आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड और बेवरेजेस इज नॉट अलाउड इन स्टोरेज एरिया और रेफ्रिजरेटर यूज फॉर लेबोरेटरी ऑपरेशन। आपको रेफ्रिजरेटर में या फिर लैब में कहीं भी फूड को स्टोर या फिर जो खाने पीने का सामान उसको नहीं रखना है, तो वो सबका केमिकल से कांटेक्ट में आ सकते हैं और जो आपका खाना है वो क्या हो सकता है, पॉइजन बन सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री CHP केमिकल हाइजीन प्लान मतलब रासायनिक स्वच्छता योजना गाइडलाइन शैल बी एप्रोप्रिएटली लेवल और केमिकल्स एंड इक्विपमेंट। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि CHP गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही केमिकल्स को लेवल, केमिकल्स और उन जो काम करते इक्विपमेंट्स को लेवल करना है। एनी केमिकल्स मिक्सर शैल बी एज्यूम टू बी एज टॉक्सिक एज इट्स मोस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट। आपको हर एक केमिकल को टॉक्सिक मानना है, जहरीला मानना है, जब तक आपसे कहा न जाए या आपको बताया न जाए। अगर आप ऐसा माइंड मेकअप कर लेंगे तो आप ज़्यादा डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश लैब में नहीं करेंगे। सब्सटेंस ऑफ अननोन टॉक्सिसिटी शैल बी कंसिडर्ड टू बी टॉक्सिक, यानी कि आपको मेटेरियल को टॉक्सिक मान के ही चलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो अनऑथराइज्ड आप एक्टिविटी लैब में करने से बच जाएंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हम पिछली बात करी थी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, इसमें क्या क्या है हम ये आपको डिस्कस कर रहे हैं। लैब कोट्स शुड बी वोर्न इन द लेबोरेटरी। आपको लैब में जब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं आप या कोई भी एक्सपेरिमेंट प्रयोग कर रहे हैं तो आपको लैब कोट पहनना मस्ट है। सेफ्टी गोगल्स
आपके पास सुरक्षा वाले चश्मे होने चाहिए। आर रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयज के लिए ये एप्लीकेबल है, पर आपको भी इसको पहनना है। एंड विजिटर टू द केमिस्ट्री लेबोरेटरी, जो भी केमिस्ट्री लैब में जाता है उसको सेफ्टी गोगल्स पहनने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। एज प्रोसीजर डिक्टेट केमिकल्स गोगल्स एंड ए फुल फेस शील्ड शैल बी worn ड्यूरिंग केमिकल ट्रांसफर एंड हैंडलिंग ऑपरेशन। जब भी आप केमिकल का ट्रांसफर कर रहे हैं या केमिकल के साथ कोई काम कर रहे हैं तो आपको पूरा फेस शील्ड पहनने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो एक हेलमेट लगा लेते हैं ताकि बॉल आपके चेहरे पर या आपके सर पर ना टकराए। उसी प्रकार से जब लैब में जाते हैं तो एक पूरा फेस को कवर कर लेते हैं ताकि कोई केमिकल्स के छींटे वगैरह आपके चेहरे तक या आपके आंखों तक ना पहुंचे। द वेयरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज इन द लेबोरेटरी इज स्ट्रांगली डिस्करेज। आपको कॉन्टैक्ट लेंस को लैब में आने से पहले पहनने की सख्त मनाही है। आपको कॉन्टैक्ट लेंस लैब में जब आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पहनना नहीं है। Appropriate chemical resistant gloves shall be worn at all times when there exists the potential for skin contact with hazardous chemicals। आपको appropriate ऐसे ग्लव्स पहनने, ऐसे दस्ताने आपको पहनने हैं जो आपको केमिकल से सुरक्षा प्रदान कर सकें, आपकी स्किन को ये खतरनाक रसायनों से बचा सकें। यूज और कंटामिनेटेड ग्लव्स आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द स्पेशल ग्लव डिस्पोजल कंटेनर्स इन ईच लैब। जब आप उसका यूज कर लेते हैं ग्लव्स को तो आपको उसको डिस्पोज कर देना चाहिए, और डिस्पोज के लिए उसका कंटेनर अलग है, आपको अलग कंटेनर में डालना है उसको, इधर उधर आपको उसको डिस्पोज नहीं करना है। कंटामिनेटेड ग्लव्स मस्ट बी नॉट बोर्न आउटसाइड ऑफ द लेबोरेटरी। और जो कंटामिनेटेड जो संदूषित जो ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं, उसको लैब से बाहर पहनने के लिए मनाही है। थर्मल रेजिस्टेंट ग्लव्स शैल बी बोर्न फॉर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द हैंडलिंग ऑफ हीटेड मटेरियल एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन गैसेस। जब भी आप कोई गर्म करते हैं, कोई भी सामान वगैरह या हीटिंग का काम करते हैं तो आपको थर्मल रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनने की सलाह दी जाती है। या फिर कोई एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, उसके लिए आप उस समय उस काम कर रहे हैं तो आपको थर्मल रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनने की सलाह दी जाती है। आपको ये पहनना चाहिए ताकि आप हीट से या फिर जलने से बच सकें। क्राइटेरिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। अब हम इसमें कवर करेंगे क्राइटेरिया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल मेजर्स को, यानी कैसे आपको नियंत्रण कर सकते हैं। व्हेन टू यूज फ्यूम हुड, आपको फ्यूम हुड यानी कि गैस हुंडी जो बोलते हैं, जहाँ से गैस बाहर निकलती है किसी लैब से, जिसको बोलते हैं एग्जिट, तो कब ये यूज करना चाहिए। हुड शुड बी यूज्ड व्हेनेवर पॉसिबल टू कंटेन एंड एग्जॉस्ट टॉक्सिक ऑफेंसिव, जहरीले पदार्थ, ऑफेंसिव आक्रामक या ज्वलनशील पदार्थ जब हैं तब फ्यूम हुड का यूज करना चाहिए ताकि उससे जो गैस निकलती है तो लैब से बाहर जा सके। प्रोसेस दैट कैन जनरेट हैजर्डस एयरबोर्न, खतरनाक वायुजनित जो केमिकल्स हैं जो इसका कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, टॉक्सिसिटी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, या फिर जो खतरनाक गैस है उसको बढ़ा देते हैं, उसको करने के लिए या उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमेशा फ्यूम हुड का यूज किया जाता है ताकि खतरनाक गैसों को लैब से बाहर निकाला जा सके। वेन टू यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि आपको कब यूज करना चाहिए, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण आपको कब यूज करना है लैब में। देखिए आई प्रोटेक्शन, अब बात करेंगे हम आई प्रोटेक्शन की। अगर आँख है तो जहान है, और आँख नहीं है तो दुनिया क्या है, सुनसान है, इसलिए आपको आँखों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, अगर जब शरीर ही आपका सही नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी काम करने का कोई भी फायदा नहीं है। आपकी हेल्थ के लिए ही इतना कोशिश की जा रही है कि आप लैब में जाने से पहले ये सारी सावधानियां को अच्छे से पढ़ सकें, ताकि अगर आप लैब में जाते हैं तो आपको कोई भी एक्सीडेंट का सामना करना ना पड़े। तो अब हम इसमें आ रहे हैं, देखिए आई प्रोटेक्शन, आंखों का बचाव आप लैब में कैसे करें। सेफ्टी गॉगल्स मस्ट बी बोर्न बाय ऑल पर्सनल इन द लेबोरेटरी व्हेनेवर हैजर्डस केमिकल्स आर इन यूज। जब भी आप खतरनाक रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है या कोई भी लैब कर्मी है, तब आपको हमेशा सेफ्टी गॉगल्स यानी कि सुरक्षित चश्मों का प्रयोग करना है। नो एक्सेप्शन, इसमें कोई भी रियायत आपको नहीं बरतनी है, क्योंकि किसका सवाल है, ये आंखों का सवाल है। ग्लव्स शुड बी बोर्न टू प्रोटेक्ट द स्किन, हमने पहली बात करा है, आपको ग्लव्स ऐसे पहनने हैं जो आपकी स्किन को बचा सकें केमिकल एंड फिजिकल हीट कोल्ड, यानी कि गर्मी से या फिर ठंडे से
exposure. Used or contaminated gloves are to be disposed of in the special glove disposal containers in each lab. हर एक लैब में एक डिस्पोजल कंटेनर्स होता है जिसमें ग्लव्स को रखना है, आपको उसी में उस जो यूज किए हुए ग्लव्स हैं उसी में उसको डालना है। हम पीछे भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कंटामिनेटेड ग्लव्स मस्ट नॉट बी बोर्न आउटसाइड ऑफ द लेबोरेटरी, उसको लैब के बाहर कहीं इधर उधर नहीं फेंकना। आपने देखा होगा कि रोड पर जाते हैं या अगर आप शहर में गली में जा रहे हैं जहाँ डॉक्टर्स की बहुत ढेर सारी दुकान है, वो भी क्या करते हैं, जो मरीज के निकालते हैं जो इक्विपमेंट्स वगैरह वो डॉक्टर्स वगैरह होती है सब रोड पर फेंक देते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना है। एक शिक्षित और एक सभ्य नागरिक का आपको परिचय देना है। तो जो भी आपको वेस्टेज है उसको क्लासिफाई करके अलग अलग डस्टबिन में ही डालना है। थर्मल रेजिस्टेंट ग्लव्स भी ये हम पढ़ चुके हैं अभी, है ना, कि कब थर्मल रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनना है आपको, कब नॉर्मल आपको ग्लव्स का प्रयोग करना है। अब हम बात करें लेबोरेटरी कोर्स, कब आपको लेबोरेटरी कोर्स को पहनना है। तो नी एंड वाइट लेबोरेटरी कोर्स आर टू बी वोर्न बाय ऑल एम्प्लॉइज एंड स्टूडेंट्स वाइल वर्किंग विद लेबोरेटरी केमिकल्स। जब भी केमिकल में काम कर रहे हैं तो हमने पहले कहा था 41 से 42 यानी जो घुटने से नीचे तक लैब कोट आता है उसका आपको प्रयोग करना है, ताकि कोई भी डायरेक्ट केमिकल्स आपकी स्किन या आपकी त्वचा पाए तो ग्लव जो लैब कोट है उसको प्रोटेक्ट कर सके। When to institute स्पेशल वर्क प्रैक्टिस, आपका इंस्टीट्यूट कब स्पेशल टाइप की प्रैक्टिस मतलब अभ्यास कराता है, काम करने का अभ्यास कराता है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। द डिपार्टमेंट हेड मस्ट अप्रूव स्पेशल वर्क प्रैक्टिस, ये डिपार्टमेंट का काम होता है कि कब स्पेशल वर्क प्रैक्टिस करवाए। इफ पर्टिकुलरली हैजर्डस केमिकल्स आर टू बी यूज, जब आप काफी खतरनाक केमिकल्स का प्रयोग करते हैं लैब में या फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पहले उसकी स्पेशल प्रैक्टिस कराई जाती है, स्पेशल अभ्यास कराया जाता है। किस टाइप के केमिकल्स के साथ, देखिए एग्जांपल है कार्सिनोजेंस जो क्या उत्पन्न करते हैं, कैंसर काम करते हैं, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिन्स या टेट्रोजेंस टाइप के, और एक्यूटली टॉक्सिक केमिकल जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक केमिकल्स हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, इनके लिए क्या एसओपी प्रोसेस लगाई जाती है, मानक प्रक्रियाएं संचालित प्रोसेस में लगाई जाती हैं। फॉर द यूज ऑफ दिस सब्सटेंस मस्ट बी डेवलप्ड एंड फॉलो, इन्हीं प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए इन केमिकल्स को लैब में आपको परफॉर्म करना है, इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स या केमिकल्स स्पिल्स, आपातकालीन प्रतिक्रियाएं और रासायनिक रिसाव, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। When spills of hazardous chemicals occur within the laboratory, अगर लेबोरेटरी में खतरनाक रसायनों का रिसाव हो जाता है, the following procedures are followed to prevent injury or property loss। अगर कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है या कोई प्रॉपर्टी का लॉस होता है तो हमको कौन कौन सी प्रक्रियाएं को फॉलो करना है उसके बारे में देखेंगे। प्रोवाइड एनी फर्स्ट एड, सबसे पहला फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना है। फर्स्ट एड क्या है वो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। टू अफेक्टेड इंडिविजुअल लिबरली यूज आईवॉश स्टेशन, आपको कोशिश करनी है कि आईवॉश स्टेशन तक आप इजीली से पहुंच सकें या आपको पानी उपलब्ध हो सके। एंड सेफ्टी सोवर टू फ्लश अफेक्टेड एरिया फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स, अगर हाथ पर या आपके चेहरे पर या कहीं पे स्किन पर भी और कोई इफेक्ट पड़ जाता है तो आपको कम से कम 15 मिनट तक करना है, उस एरिया को फ्लश करना है पानी से। सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू द बॉडी मेरिट्स एम्बुलेटरी सर्विस, और कुछ ज़्यादा अगर मेजर इंजरी हो जाती है तो एम्बुलेंस की हेल्प भी आप ले सकते हैं, एम्बुलेंस को कॉल करके बुला सकते हैं। नोटिफाई एचओडी ऑफ इसकी रिसाव के बारे में, जो केमिकल्स का रिसाव हुआ उसके बारे में आपको अपने हेड को सूचना देनी है, तुरंत हेड को इन्फॉर्म करना है। इवैक्यूएट द एरिया, उस एरिया को खाली कराने का प्रयास करना है ताकि उस रसायनों से बाकी दूसरे रसायनों को या बाकी दूसरे एरिया को ज़्यादा नुकसान ना हो। ऑलवेज रेफर टू MSDS फॉर स्पेशल प्रिकॉशंस और स्पिल क्लीन अप रिक्वायरमेंट, इसके लिए MSDS का रेफरेंस दिया जाता है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जो इसमें जो सावधानी होती हैं उससे आप अवेयर हो सके। स्प्लिट मटेरियल्स एग्जिबिट फ्लेमेबिलिटी, अगर जो रिसाव वाला जो केमिकल्स है जो रिसाव हुआ है अगर वो ज्वलनशीलता शो करता है तो एलिमिनेट इग्निशन सोर्स सच एज हॉट प्लेट, बुनसन बर्नर etc। इफ दिस कैन बी डन सेफली, तो आपको क्या करना है, वहां से जो इग्निशन उत्पन्न करने वाले जो सामान है या जो कंपाउंड्स हैं उनको वहां से हटाने की
तुरंत कोशिश करनी है। अवॉइड ऑल कॉन्टैक्ट विद स्पिल्ड मटेरियल, आपको सभी कॉन्टैक्ट हटा देने हैं जहां रिसाव हो रहा है ताकि आप उससे दूर रह सकें। इफ नेसेसरी यूज प्रोटेक्टिव ग्लव्स, गाउन, गोगल्स और रेस्पिरेटरी, और आपको आवश्यक पड़ता है तो आप प्रोटेक्टिव सुरक्षित ग्लव्स का प्रयोग करें, गाउन पहने या चश्मे का प्रयोग करें या फिर श्वास यंत्रों का प्रयोग करें। न्यूट्रलाइज एसिड एंड बेस, अगर एसिड और बेस का रिसाव हुआ है तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश कर सकते हैं या कोशिश करनी चाहिए। कंटेन कलेक्टेड मटेरियल्स एंड लेवल कंटेनर विद द नेम ऑफ कंटेंट्स एंड आल्सो हैज हैजर्डस वेस्ट, और जो भी खतरनाक रासायनिक हैं उनको आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है और उनको कंटेनर के लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग सेपरेट करना है। लिक्विड स्पेस, जब तरल पदार्थ का रिसाव होता है तब आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और तब आपको क्या क्या फॉलो करना है। कन्फाइन स्पिल टू एज स्मॉल एंड एरिया एज प्रैक्टिकल, जितना भी पॉसिबल हो जाए तो उस रिसाव को आपको एक सीमित एरिया तक ही रखना है ताकि वो दूर तक ना फैल जाए। फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड्स और बेसिस यूज द न्यूट्रलाइजिंग एजेंट फ्रॉम द केमिकल स्पिल क्लीन अप किट, आप उसके लिए क्लीन अप किट का यूज कर सकते हैं। अगर जो रिसाव एसिड और बेस का हुआ है और बहुत कम मात्रा में हुआ है तो आप न्यूट्रलाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं जो इसको न्यूट्रल कर सके। एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर एसिड्स बेस स्पिल्स में आल्सो बी यूज, और एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो इसको एसिड और बेस को एब्जॉर्ब करते हैं उस प्रकार के मटेरियल्स का भी आप यूज करके एसिड और बेस का रिसाव को रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अदर मटेरियल्स सच एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यूटिलाइज एंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल टू क्लीन अप ए स्पिल, यानी कि जो रिसाव को कम करने के लिए आप एब्जॉर्ब मटेरियल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल्स, कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो एब्जॉर्ब मटेरियल्स के हैं, जैसे वर्मिक्यूलाइट है, ड्राई सैंड है, सूखा रेत है, पेपर है, टावल है, ETC। इनके प्रयोग से जो टेबल पर जो वर्किंग टेबल वगैरह है या जो लैब का कोई एरिया है वहाँ अगर रिसाव हो जाता है तो इनकी मदद से आप उस रिसाव को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेस, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इनऑर्गेनिक एसिड और बेस का रिसाव हो जाता है तो फ्लश विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपको ज़्यादा वाटर डालकर उसको फ्लश करने का प्रयास करना है। प्रिफरली टुवर्ड्स ए कंटामिनेटेड एरिया, किस साइड में, ताकि उसका निकास आसानी से हो सके। Cautions must be taken not to add too much water to create a fluid that may react with water reactive materials and cause spattering and additional personal exposure। आपको इतना पानी नहीं बहाना दिखाई दिया क्या इनऑर्गेनिक एसिड का रिसाव हुआ और पुनः आपने वाटर की मोटर चला दी। अगर आप वाटर की मोटर चला देते तो वहाँ तो बाढ़ आ जाएगी, तो दिखाई दिया फायदे की वजह नुकसान हो गया, जो वहाँ केमिकल रखा वो सारे गीले हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो लैब बेसिक्स हैं उनकी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो आपको सब ध्यान रखना है कि आपको कितने ऑप्टिमम अमाउंट में वाटर वगैरह लेना है, ये एब्जॉर्ब मटेरियल लेने हैं जो उस रिसाव को कम कर सकें। इफ पॉसिबल विद स्मॉल मैनेजेबल स्पिल्स यूटिलाइज स्प्लिट कंटामिनेट मटेरियल्स, ये कंटेनमेंट मटेरियल्स यूज करते हैं जैसे मिट्टी है, लिटर है, सैंड है, बहुत में झाड़ू वगैरह है, जिससे इसको साफ करके आप पानी को या रिसाव को दूर कर सकते हैं, उसको हटाने का प्रयास करते हैं। फाउंड इन द इमरजेंसी स्पिल किट्स लोकेटेड थ्रू आउट द साइंस डिपार्टमेंट, ये जो स्पिल किट्स होती हैं वो डिपार्टमेंट में या प्रयोगशाला में हमेशा मौजूद रहती हैं। लार्ज क्वांटिटी स्पिल्स विल बी हैंडल्ड बाय प्रोफेशनल हैजार्डस बेस्ड पर्सनल और द फायर डिपार्टमेंट, और अगर बहुत लार्ज अमाउंट में अगर रिसाव हो जाता है तब उसके लिए प्रोफेशनल हैजार्डस बेस्ड पर्सनल जो कार्मिक इसमें प्रशिक्षित होते हैं उनकी हेल्प लेनी चाहिए या फिर फायर डिपार्टमेंट को बुलाना चाहिए। केयरफुली पिकअप एंड डिकंटामिनेट एनी बोटल्स, ब्रोकन ग्लास एंड अदर कंटेनर्स, यानी कि आपको जो डिकंटामिनेटेड जो कम संदूषित बोतल वगैरह हैं या टूटे हुए ग्लास हैं उनको अच्छे से पिकअप करना, अच्छे से उठाना, अच्छे से समेटना है। डिकंटामिनेट ओवर द बकेट और पेल टू कलेक्ट कंटामिनेटेड वॉश, उनको आराम से उठाकर अलग बकेट में डालना है और अच्छे से उनको कलेक्ट करना है।
अवॉइड यूजिंग एनी सोप वैक्यूम दैट इज नॉट रेटेड फॉर केमिकल क्लीनअप। किसी भी केमिकल्स को क्लीन करने के लिए आपको किसी भी दुकान से, किसी भी शॉप से वैक्यूम पंप जो होते हैं उसको नहीं लेना है। आपको ब्रांडेड जिसका रेटेड होता है, लेवल होता है, उसी को लेकर यूज करना है, नहीं तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और आपके साथ साथ जो आपके आसपास जो छात्र हैं, ये जो आपके लैब में टीचर्स या प्रोफेसर हैं, उनको भी नुकसान उससे पहुँच सकता है। इफ द स्पिल इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल, जो रिसाव हुआ अगर वो ज़्यादा क्या है, वाष्पशील है, हाई वेपर प्रेशर उसका है, अलाउ द स्पिल टू इवोपोरेट, तो ऐसे रिसाव को आपको इवोपोरेट होने देना है। एंड एग्जॉस्ट द लेबोरेटरी एग्जॉस्ट, एग्जांपल फ्यूम हुड, और फ्यूम हुड की मदद से जो वाष्पशील है, जो उसकी वाष्प है, जो उसकी गैसेस हैं, उनको लैब से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। प्रॉपर्ली कंटेन, लेवल, स्टोर एंड डिस्पोज ऑफ कलेक्टेड हैजर्डस वेस्ट, जो भी कलेक्ट किए हैं आपके जो खतरनाक वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको अच्छे से आपको डिस्पोज करना है। इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, इसको आप देख सकते हैं वेस्ट डिस्पोजल सेक्शन में। अब आते हैं सॉलिड स्पिल्स पे। अभी तक हमने पढ़ा था लिक्विड का रिसाव होता है तो हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सॉलिड में। अगर सॉलिड मतलब जो ठोस अगर गिर जाता है, ठोस पदार्थ जो फैल जाते हैं, तो उनको आप कैसे ओवरकम, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, इस समस्या से आप कैसे निपट सकते हैं। सॉलिड हाउ टॉक्सिसिटी इनटू ए डेजिग्नेटेड इजीली डिकंटामिनेटेड डस्टबिन एंड प्लेस इन ए लेवल कंटेनर फॉर डिस्पोजल। आपको उसे इजीली से डस्टबिन के माध्यम से या झाड़ू के माध्यम से कलेक्ट करना है और जो उसका लेवल वाला कंटेनर है उसमें उसको डिस्पोज कर देना है। एडिशनल स्पीड, अब कुछ अन्य अतिरिक्त जो रिसाव होते हैं लैब में, जो जनरली लैब में पाए जाते हैं, उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। मरकरी क्लीनअप विधि, मरकरी स्पीड क्लीनअप किट, अगर मरकरी का रिसाव हो गया है तो मरकरी स्पीड क्लीनअप किट से इसको दूर कर सकते हैं। कलेक्ट एलिमेंटल मरकरी, जो मौलिक पारा है, मरकरी मतलब पारामौलिक पारा इन ए सील्ड कंटेनर टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू मर्करी वेपर, उसको हमेशा किस में रखना है, एक सील्ड कंटेनर रखना है जिससे मर्करी के वेपर्स को कम किया जा सके, रोका जा सके। सपोज लार्ज स्पिल्स और स्पिल्स रेंडर सम मर्करी अनेबल फॉर क्लीनअप, अगर मर्करी का रिसाव ज़्यादा हो जाता है तो सारा मर्करी को कलेक्ट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मर्करी क्या है, ज़्यादा वोलेटाइल है। वो अगर वर्किंग टेबल गिर जाता है, फर्श पर गिर जाता है तो उसकी दरारें उसमें फंस जाता है। बता रखा एग्जाम्पल मर्करी इन फ्लोर क्रैक्स और बीनीथ लैब के नीचे बेंचेस, जो बेंच है उसके नीचे जा सकता है। इन दैट गैस एंड एयरबोर्न, इनमें वायुजनित इवोल्यूशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं उसको दूर करने के लिए। इन दैट केस एंड एयरबोर्न इवोल्यूशन ऑफ मर्करी वेपर कंटेंट में भी रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या होगा, एयरबोर्न इवोल्यूशन मर्करी वेपर कंटेंट की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर, जो संपीड़ित गैस सिलेंडर है उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं या उनको लैब में कैसे रखते हैं। एनी कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर यूज इन साइंस लेबोरेटरी, जो कोई भी गैस सिलेंडर है मस्ट बी सिक्योर्ड विद 2 चेन्स, 2 चेन से उसको क्या सुरक्षित रखा जाता है, टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे एट ऑल टाइम्स। जब भी उसको यूज करते हैं या स्टोर करते हैं तो 2 चेन से ऊपर और नीचे उसको क्या रहता है, सिक्योर उसको रखा जाता है। और सिलेंडर मस्ट बी एडिक्वेटली लेवल्ड, उनको एक पर्याप्त मात्रा में लेवल किया जाता है, पता रहना चाहिए कौन सा सिलेंडर कब आपका आया है और कितना उसको समय हुआ है। रेगुलेटर मस्ट नॉट बी लेफ्ट अटैच्ड टू अनयूज्ड सिलेंडर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, काफी लंबे समय तक जो अनयूज्ड रेगुलेटर है उसको उसके साथ अटैच नहीं करना है, उसको नहीं रखना है या उसको नहीं छोड़ना है रेगुलेटर को, अगर अनयूज्ड कोई सिलेंडर है। अगर देखते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट, अगर कोई घटना हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट कैसे बनती है या घटना रिपोर्ट क्या है। एन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस आफ्टर ईच स्पिल, और कोई भी रिसाव होता है या कोई भी उसमें खतरनाक एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। द इंसिडेंट रिपोर्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द कंसर्न इंस्ट्रक्टर एंड फैकल्टी मेंबर, जो भी लैब में प्रशिक्षक हैं या फैकल्टी मेंबर हैं जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, अगर कोई रिसाव होता है या कोई भी घटना होती है तो उनकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसके ऊपर एक ब्रॉड रिपोर्ट तैयार करें और उसको फॉरवर्ड करें टू द HOD, जो डिपार्टमेंट का हेड है उसको फॉरवर्ड करें, ताकि भविष्य में इन समस्याओं को दूर किया जा सके और इनसे कैसे निपटना है इसके लिए पहले तैयार हो सके। आगे MSDS शीट, देखिए मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स,
ये वेबसाइट है, आप इससे भी इसकी इंफॉर्मेशन को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और ये शीट्स हर केमिकल्स के लिए मतलब रहती है, और हर केमिकल्स के बारे में इस शीट के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि कोई भी केमिकल्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉलोइंग रिक्वायर्ड मटेरियल्स, प्लीज रीड द MHDS शीट ऑफ ईच केमिकल बिफोर यूज। और कोई भी केमिकल यूज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस MHDS शीट की सहायता से उसके बारे में जान लेना बहुत ही जरूरी है। रिक्वायर्ड मटेरियल्स, आवश्यक जो सामग्री है वो क्या क्या है, देखिए फॉलोइंग मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट इन द केमिस्ट्री लैब। और केमिस्ट्री लैब में आप जाते हैं तो आपको कौन कौन से मटेरियल्स की नीड पड़ती है, कौन कौन से मटेरियल आपको आवश्यक हैं, वही हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। जब भी आप कोई प्रैक्टिकल में, जब भी लैब में जाकर कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं, तो आपको किन किन सामान की आवश्यकता पड़ती है। सेफ्टी गोगल्स, जो हम पीछे डिस्कस कर सकते हैं, सुरक्षित चश्मे, केमिकल स्प्लेस गोगल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। सेफ्टी गोगल्स मस्ट फिट सिनरली टू योर फेस एंड बी एबल टू डू ओवर योर प्रिस्क्रिप्शन आईवीएफ। ऐसे गोगल्स होने चाहिए जो आपको अच्छे से, जो आपके आंखों पे, चेहरे को ढक सकें, ताकि कोई भी मटेरियल, कोई भी छींटे केमिकल्स की आपके चेहरे पर ना आए। लेबोरेटरी कोट, इसके हम बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इतना लंबा होना चाहिए ताकि घुटने से नीचे तक रहे। अब इसका बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें, ये आपको असाइनमेंट बनाने के काम भी आएगा। क्लोज शूज, अगर आप लैब में जा रहे हैं तो बियर क्लोज शूज एट ऑल टाइम्स व्हाइल इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के दौरान आपको हर समय बंधे हुए, जिससे आपका पूरा पैर ढका रहता है, इस टाइप के शूज पहनने हैं। नाइट्राइल ग्लव्स, आपको नाइट्राइल ग्लव्स का यूज करना है ताकि आपके हाथ ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाएँ खतरनाक केमिकल्स के माध्यम से। साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपने देखा होगा जब भी आप रिएक्शन करते हैं तो कई बार कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होती हैं, तो उनकी कैलकुलेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उसके लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना है ताकि आप उसको आप इजीली से हैंडल कर सकें या कोई भी रिएक्शन की वैल्यू को इजीली से कैलकुलेट कर सकें। लैब नोटबुक, केमिस्ट्री में जाने से पहले या कोई भी प्रयोगशाला में आपको जाने से पहले एक लैब बुक मार्केट से खरीदनी है, या जिस लैब बुक के बारे में आपके टीचर या लैब टेक्नीशियन आपको बता देंगे, उसको आपको अच्छे से रीड करना है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तभी आपको लैब के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। केमिस्ट्री लैबोरेटरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। 90 से ज़्यादा % लोगों को ये भी नहीं पता कि केमिस्ट्री में कॉमन इंस्ट्रूमेंट क्या है और हम उनको कैसे हैंडल करना है। अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे जो जनरली जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन कौन से हैं और हम उनको कैसे लेबोरेटरी में यूज करेंगे, जिससे हम अपना एक अच्छे से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें। ये साइट भी दिए दी है, इस साइट के माध्यम से भी आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं या ग्लासवेयर्स हैं जो केमिस्ट्री में यूज करेंगे। ये हमने डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, और एक ही डायग्राम में देखिए कितने सारे हमने ये ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं। ये बैलेंस है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इसमें क्या करते हैं, आजकल तो बैलेंस, पहले फिजिकल बैलेंस आती थी जिसको आपको कैलकुलेट करने में आधा घंटा लग जाता था, ठीक है। अब तो क्या फास्ट जमाना है, आप सीधे इस पर रखना है, दिखाते हैं वॉच ग्लास जैसे ये है, देखिए ये ग्लास का होता है कांच का, ये वॉच ग्लास है। बस इसको क्या करना है, आपको ये बैलेंस के ऊपर रखना है, इसके बैलेंस के ऊपर, इलेक्ट्रिक बैलेंस पर, और इसमें केमिकल्स डालने हैं। केमिकल डालने हैं इसके पुला की मदद से, हम जब आगे दिखाएंगे आपको ना, एक चम्मच का टाइप का होता है, अगली स्लाइड में आएगा। देखिए इसके पुला, ये इसको लेकर और इलेक्ट्रिक बैलेंस के ऊपर रखकर इसको वे कर लेना है इजी। इसको बोलते हैं वॉच ग्लास, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये इसकी अलग रेंज होती है, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक भी वे कर लेता है। तो ये आपको बीकर है, देखिए बीकर आपको दिखाएंगे। बीकर की भी अलग अलग रेंज होती है। देखिए बीकर आपका ये है, ये छोटा बीकर है, ये ग्लास का भी होता है, देखिए, और प्लास्टिक के भी होते हैं बीकर। ये इससे थोड़ा बड़ा बीकर है, ये बीक है यानी कि स्पाउट, इसकी मदद से इजली से अगर ये फिल है तो इजली से इसमें लिक्विड डाला जा सकता है। देखिए स्पाउट,
इसको बीक कहा जाता है। इसी इंग्लिश का नाम क्या है? बीकर। पानी को इसमें डालने का, ये इसमें डालने का काम इजी से किया कर सकते हैं। इस पॉट होने की वजह से लिक्विड बाहर भी नहीं गिरता है, सीधे इसी पोर्ट में आ जाता है। ये भी अलग अलग इसकी कैपेसिटी होती है, 5 ml, 10 ml, 250 ml, 1 लीटर तक बीकर रहता है, जो ये इमेज में हमने दिखाया है। आगे देखिए बुनसन बर्नर है, हम पहले दिखा चुके हैं बुनसन बर्नर, जो टेस्ट वगैरह लेते हैं। ये देखिए बुनसन बर्नर है, ये पाइप हमने निकाल रखा है, इसको सिलेंडर से कनेक्ट करते हैं, जो लैम्प में लगा रहता है, ये बुनसन बर्नर है। और देखिए ये जो पहिया दिख रहा है चक्का टाइप का सर्कल, इससे यहाँ से मेंटेन करते हैं एयर को, तो इसकी फ्लेम को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। और ये पॉइंट इसको बंद करने का है, इसको आप बंद टैच कर देते हैं तो बंद हो जाता है, और ऐसा करेंगे तो गैस आपकी सीधे इस पर जाना शुरू हो जाएगा। ये बुनसन बर्नर है, तो यहीं से फ्लेम बाहर को आउट होती है। और देखिए ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट लगा है, ब्यूरेट स्टैंड है, ये 50 ml का होता है। दिखाते हैं आपको, देखिए ब्यूरेट क्या है। देखिए इस टाइप का ब्यूरेट रहता है। ये मार्कर है, जो मार्कर थे कितने ml का है। देखिए यहाँ तक मीटर लिख रखा है, टेम्परेचर लिखा था 27 ml पर। यहाँ तक अगर इसमें लिक्विड डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? 50 ml की। और इसको जब खोलते हैं, मूव करते हैं, देखिए सपोर्ट करते हैं, तो लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरता है। तो टाइट्रेशन में इसका यूज करते हैं। और ये इसका क्या ब्यूरेट स्टैंड है, और ये ब्यूरेट इसमें लगा है, तो टाइट्रेशन में इसका मोस्टली यूज किया जाता है। ब्यूरेट ये ग्लास वगैरह का बना होता है। और आगे देखिए क्ले ट्राइंगल है, जो हमने बुनसन बर्नर लिया था, इसके ऊपर क्ले ट्राइंगल को रख कर, और ऊपर ये जो आपका डिश क्रूसिबल टाइप की, इसको रखकर इसको गर्म कर सकते हैं, ताकि इससे हेल्प मिल जाती है। आपको दिखा रहे हैं कि ये क्रूसिबल है, ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को भी झेल सकता है। देखिए कितना बड़ा टेम्परेचर उसमें ये ब्रेक नहीं होता है, तो हाई टेम्परेचर में इसका यूज करते हैं। ये दिखा रखा है, देखिए ये क्या है? ये क्ले ट्राइंगल है, और ये इसके ऊपर आप क्रूसिबल रख सकते हैं। इसके ऊपर का ढक्कन है, और इस बर्नर के ऊपर इसको गर्म कर देते हैं, इससे इसको सपोर्ट मिल जाता है। ये क्रूसिबल टोंग है, जब ये गर्म हो जाती है तो हाथ से तो टच कर नहीं सकते, ना हाथ से पकड़ सकते हैं, तो इसकी हेल्प से इसको दबाकर चिमटी की तरह काम करता है, इसको पकड़कर बाहर कर सकते हैं, या इसको यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ड्रॉपर पिपेट है, जिसकी हेल्प से लिक्विड को निकालकर दूसरे लिक्विड में डाला जा सकता है। ये दिखा रखा है, इसको कैसे एक्शन करते हैं। ये बीकर है, और इसको देखिए यहाँ से इसको प्रेस कर रहे हैं, जो ये रबर का लगा रखा है, और देखिए यहाँ से जब इसको प्रेस कर, बच्चों को भी देखा होगा आपने, बच्चों की छोटी माताएं अपने बच्चों को जो मेडिसिन पिलाती हैं, तो इसी टाइप का ड्रॉपर यूज करती हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा इसकी जो कैपेसिटी होती है, जो इसका वॉल्यूम में थोड़ा सा ज़्यादा है। पिपेट्स, एक पिपेट्स मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखिए ये पिपेट, ये 10 ml का है, इसकी भी कैपेसिटी अलग अलग होती है, 5 ml, 10 ml, 25 ml एंड मोर सो। और ये इसका मार्क लगा था, ये तो यहाँ तक ये फिल हो गया है, तो इसी पूरा क्या है 10 ml, ये यहाँ लिखा रहता है पिपेट। और देखिए मेयर फ्लास्क, इसको कोनिकल फ्लास्क भी कहते हैं, इसको ज़्यादा टाइट्रेशन में यूज करते हैं। देखिए ये कोनिकल फ्लास्क, इसको टाइट्रेशन में यूज करते हैं। ये मैंने बड़ा वाला लिया है, छोटा भी होता है, मीडियम साइज का होता है, इससे बड़ा भी होता है, अलग अलग डिफरेंट साइज के होते हैं। इसको अर्लेमेयर फ्लास्क या फिर कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। देखिए ये पीछे है इवोपोरेटिंग डिश का, ये जस्ट क्रूसिबल टाइप का ये रहता है, जैसे क्रूसिबल है वैसे क्या है इवोपोरेटिंग डिश भी है। इसे पानी रखकर क्या करते हैं, पानी को उड़ाने का जलाने का काम करते हैं, तभी नाम रखा है इसका इवोपोरेटिंग डिश। अब आप कुछ देख लेते हैं, कुछ कॉमन इक्विपमेंट्स और ग्लासवेयर्स। ये फोर्सिप है, जो चिमटी बोलते हैं, ये पकड़ने का काम करता है। ये फनल है, इससे सब लोग अवेयर होंगे कि फनल क्या चीज़ है। और आपने घर में भी अपने देखा होगा कि किसी भी बर्तन में छानना है या कोई ऑयल वगैरह करना है, तो फनल का प्रयोग आप करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी अगर लिक्विड एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, तो इस फनल का प्रयोग करते हैं। ये गोगल्स है, चश्मे, जो जनरली हर लैब में पहने जाते हैं, ताकि आपकी आंखों को सुरक्षा इससे मिल सके। ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है,
ये भी अलग अलग वॉल्यूम का रहता है। एक जो सिलेंडर हम आपको दिखा रहे हैं ये थोड़ा सा बड़ा साइज का, देखिए ये देखिए ये 5 ml है, मैंने लगभग 500 ml आधा लीटर का सिलेंडर। देखिए इसको ग्रेजुएटेड इसमें बोला गया है क्योंकि इसमें मार्क है। देखिए तो जितने भी ml चाहिए वो इस मार्क से लेकर आप ले सकते हैं। जो मार्क है यानी कि इसको मीजरिंग सिलेंडर बोलते हैं। देखिए मेजर, क्योंकि लिक्विड करता है मीजर कर लेता है, तब इसका नाम रखा है ग्रेजुएटेड। ये देखिए छोटा दिखा गया है, इसमें बड़ा है, तो ये तो और ज़्यादा बड़ा है, आपको दिख भी रहा है। इससे छोटी भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और मीडियम साइज का भी होता है। यदि स्कोपुला जो बता रहा था, पिछले बताया था, स्कोपुला एक चम्मच का टाइप होता है। कोई भी मटेरियल से निकालना है कि रिजिड बोटल्स है या किसी भी बॉक्स है जिसमें केमिकल्स है तो इसका यूज करते हैं। जैसे चम्मच का यूज करते हैं हम घरों में। ये रोड्स है, ये ग्लास की रोड बनी होती है। अब कोई 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप लिक्विड किसी दूसरे ग्लास वगैरह में या बीकर में डालना है तो जनरली ग्लास रोड का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो इजी से 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये थर्मोमीटर है, इससे भी सब लोग अवेयर होंगे। ये टेम्परेचर को मेजर करने का काम करता है कि कितने टेम्परेचर आपको रिएक्शन लेनी है, तो हम इसके माध्यम से टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं या टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। ये टेस्ट ट्यूब रैक है। अच्छा इसमें इमेज नहीं आ रही है, टेस्ट ट्यूब रखने का रैक है ये। देखिए ये तो अभी है नहीं, तो बाद में कभी दिखाएंगे, लेकिन आपको टेस्ट ट्यूब जरूर दिखा देते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब है, ये हम लोग पहले दिखाया था आपको। इसी में केमिकल्स को रखकर ये 2-3 केमिकल डालकर गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कौन सा कलर आया है तो क्या कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसमें टेस्ट ट्यूब रखने का ये काम करता है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब रैक। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ये हमारे पास है, हम दिखा देते हैं आपको। देखिए ये टेस्ट ट्यूब होल्डर ये, तो कभी भी आपको डायरेक्ट हाथ से हैंड से पकड़कर टेस्ट ट्यूब को गर्म नहीं करना है, नहीं तो आपका हाथ भी जल सकता है। इसकी हेल्प से देखिए टेस्ट ट्यूब होल्डर है ये, तो आपको इसकी सहायता से इसकी हेल्प लेकर टेस्ट ट्यूब को हैंडल करना है। ये टेस्ट ट्यूब है और ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, क्योंकि इसने टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर रखा है, तो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर। और देखिए ये यूटिलिटी कैम्प है, क्लैम्प मतलब ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ने का काम भी करता है। और ये कोई भी हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, हम वो भी इसमें फंसाकर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे वाटर बाथ में है, थर्मोस्टेट में है, उसमें इसको लगाकर फिट कर देते हैं। ये इसे दिखा भी गया कि ये कैसे काम करता है। देखिए ये टेस्ट ट्यूब ले रखा है, ये इसमें फंसा रखा है, और ये स्टैंड है। और भी ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट और लैब बैट्स हम केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में यूज करते हैं। अगले बार कभी मौका मिलेगा तो आपको और ज़्यादा ग्लास वेयर से और इक्विपमेंट से हम अवेयर करवाएंगे। अभी को हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।